हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी, जहाँ पे हम अपनी सीटेट की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सीटेट की सीरीज में भी हम साइंस पैडागोजी डिस्कस कर रहे हैं। साइंस पैडागोजी में भी आज हमारा डे 4 है। ठीक है, एक मिनट रेड पेन ले लूं। यस, तो आज हमारा डे 4 है और साइंस पैडागोजी में हम प्रीवियस ईयर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पे 2011 से लेके 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके साइंस के, साइंस पैडागोजी के, वो उन क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं अलोंग विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज की क्लास में मैंने जैसे प्रीवियस क्लासेस में तो मैंने इमेजेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी। आई होप, आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा। बट आज की क्लास में ना मैंने कुछ थ्योरी, मतलब टॉपिक वाइज जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी भी मैंने ऐड ऑन की है। मतलब रिटन एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। जैसे फॉर एग्जांपल लॉज और थ्योरीज के बारे में, तो उनके बारे में डिफरेंशिएशन में आपको मिलेगा। ऑब्जर्वेशन इन्फेरेंस का एक टॉपिक है, जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में आपको एक स्टेटमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर थ्योरी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने इमेजेस ली थी, इस क्लासेस में मैंने कंटेंट भी लिया है। तो आई बिलीव कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस हम यहाँ पे साइंस को डील कर रहे हैं। साइंस जो आपकी 30 मार्क्स की आती है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। साइंस में थ्योरी प्लस पैडागोजी पूछी जाती है, थ्योरी प्लस पैडागोजी, जहां 20 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी, 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी पूछी जाएगी। ठीक है, तो थ्योरी भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। 11 से 12 टॉपिक हमारे थ्योरी के हो चुके हैं और पैडागोजी में भी हमारा आज हमारी 4th क्लास है, तो साथ साथ लेके चलेंगे। एंड एग्जाम से पहले पहले सारी साइंस जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जितनी भी चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम प्रॉपर जो आपका सीटेट की वेबसाइट पे ऑफिशियल सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी के भी और पैडागोजी के तो क्वेश्चन ही कर रहे हैं एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एंड 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आज की क्लास में भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। असर्शन है कि अभिकथन है कि अचीवमेंट इन स्टेम रिलेटेड कोर्सेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। स्टेम संबंधी पाठ्यक्रमों में उपलब्धि लिंग द्वारा प्रभावित होती है। रीजन है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। लड़के एवं लड़कियों द्वारा प्रयोग की गई समस्याएं समाधान रणनीतियां भिन्न होती हैं। मतलब असर्शन में ये कहा जा रहा है कि जो आजकल आपको स्टेम रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं ना स्कूल लेवल पे, स्टेम का मतलब क्या है? एस से साइंस, टी से टेक्नोलॉजी, ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथ्स, इन चारों को मिला के एक कोर्स बनाया गया है, क्लास बनाई गई है जिसको हमने स्टेम का नाम दिया है। अब तो एक्चुअली इसका नाम स्टीम हो गया है। तो स्टेम रिलेटेड कोर्सेज जो हम करवा रहे हैं दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेंडर। वो किसी पर्टिकुलर जेंडर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब या तो बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दो या गर्ल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दिस इज नॉट ट्रू। सेकंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज यूज्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। कि बॉय जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं और गर्ल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी यूज करती हैं वो डिफरेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के पास सेम दिमाग दिया है भगवान ने, सेम दिमाग है, यूज करने की कैपेसिटी भी सेम है। बाकी हम किस तरह से यूज करें वो हम पे डिपेंड करता है। बट ये कहना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट, तो डिफरेंट नहीं होती, ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे कि बॉयज ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर गर्ल्स ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। बॉयज मैथ्स में ज्यादा अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या गर्ल्स मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो ऐसा कहना सही नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है आपकी गलत है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग एक्टिविटीज डन इन द क्लास 7th। क्लास 7th में एक एक्टिविटी की गई। स्टूडेंट्स आर गिवन 4 आयरन बार्स। बच्चों को 4 आयरन बार दिए गए, आउट ऑफ विच 2 आर बार मैग्नेट। 4 में से जो 2 थे वो बार मैग्नेट थे। 4 मैग्नेट में से 2 मैग्नेट जो थे वो बार मैग्नेट थे। दे आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द बार मैग्नेट। उनको कहा गया कि इनमें से बताओ कि कौन से 2 बार मैग्नेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल कैन बी प्रमोटेड थ्रू दिस एक्टिविटी। विद्यार्थियों को 4 लोह दंड दिए गए जिनमें से 2 दंड चुंबक हैं। उन्हें दंड चुंबक की पहचान करने के लिए कहा गया। इस गतिविधि के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब उनको मैग्नेट्स दिए गए, है ना, 4 आयरन बार्स दिए गए, तो उन्हें कहा गया कि
बताओ कि कौन से जो है दो बार मैग्नेट है। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, है ना, अपने सेंसेस का यूज करेंगे ना। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले बच्चे ऑब्जर्वेशन करेंगे। उसके बाद उनसे कहा गया, जो ऑब्जर्व करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा बार मैग्नेट है, कौन सा दूसरा मैग्नेट है। तो क्या कर रहे हैं, वो क्लासिफाई कर रहे हैं, चारों को क्लासिफाई करेंगे, अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे उनकी, ठीक है, मैग्नेट्स की, कि दो तो बार मैग्नेट है और दो बार मैग्नेट नहीं है। तो सेकंड स्टेप उनका होगा क्लासिफिकेशन। सेकंड स्टेप में क्लासिफिकेशन किया जाएगा। थर्ड है क्लासिफिकेशन के बेस पे फिर वो फाइनल रिजल्ट करेंगे, फाइनल कंक्लूजन अपना देंगे, फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया चीजों को, फिर उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया। तो ये 3 स्टेप्स उन्होंने फॉलो किए, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड कंक्लूजन। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑब्जर्वेशन किया, क्लासिफिकेशन किया, फिर इन्फेयरिंग किया। कंक्लूजन और इन्फेयरिंग बोथ आर सेम। प्रेक्षण किया मतलब अवलोकन किया, वर्गीकरण किया, फिर निष्कर्ष निकाला कि कौन सा बार मैग्नेट है और कौन सा नॉर्मल मैग्नेट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए, उसके अलावा एक मिनट, यस, ये जो चार्ट है इसमें एक्चुअली प्रोसेस स्किल्स दी गई हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस स्किल्स होती हैं, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, प्रेडिक्शन, इन्फेरेंस, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं चलती, कोई भी किसी को भी कभी भी हम यूज कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं है इसका, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रोसेस स्किल्स हैं हमारे। तो ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से स्किल जो है प्रोसेस स्किल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द पर्पस ऑफ ओपन बुक असेसमेंट इन साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में खुली पुस्तक आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कौन सा एक उद्देश्य नहीं है वो बताना है। नॉट का आप ध्यान रखोगे, नहीं है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द बुक, कि बच्चों को आप क्या कर रहे हो, पुस्तक के अन्वेषण के अवसर प्रदान कर रहे हो, ये तो सही है। सेकंड है अधिगमकर्ताओं में आकलन के भय को कम करना, टू रिड्यूस द फियर ऑफ असेसमेंट इन लर्नर्स। लर्नर्स में असेसमेंट के फियर को कम करने के लिए आप जो है ओपन बुक असेसमेंट करवा रहे हो, ये भी सही है। थर्ड है टू गॉज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ताओं की अवधारणात्मक समझ को मापना, ये भी सही है। फोर्थ है टू स्कोर मार्क्स इन टू स्कोर मोर मार्क्स इन टेस्ट, ताकि आप ओपन बुक असेसमेंट इसलिए करा रहे हो ताकि बच्चों के परीक्षाओं में अधिक अंक आ सके। तो अधिक अंक लाने के लिए आप ये एक्टिविटी नहीं कराते हो। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है इसके लिए आप ये ओपन बुक असेसमेंट करवा रहे हो। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। हमें नोट्स ही हमसे नोट ही पूछा गया था, तो वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मोस्ट स्कोप फॉर प्रमोटिंग आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग इन साइंस। विज्ञान में कला एकीकृत अधिगम को बढ़ावा देने की संभावना निम्न में से किस में सबसे अधिक है। कौन, इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस को प्रमोट कर रहा है। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इन साइंस का मतलब है साइंस भी है वहां पे, प्लस उसमें आर्ट्स भी है। साइंस और आर्ट्स दोनों को आप लिंक करके पढ़ा रहे हो, उसी को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जब आप एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक करके पढ़ा रहे हो, उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो यहाँ पे आर्ट को आप साइंस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको बताना है आर्ट्स और साइंस का इंटीग्रेशन कहाँ पे है इन चारों ऑप्शन में से। तो फर्स्ट है जर्नल राइटिंग, फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप में साइंस तो यूज हो रही है, बट जर्नल राइटिंग तो जस्ट एक राइटिंग प्रोसेस है, वहां पे आर्ट्स का यूज नहीं हो रहा है। पोर्टफोलियोज और एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में भी आप क्या कर रहे हो, आप एक डिस्क्रिप्शन तैयार कर रहे हो राइटिंग फॉर्म में। तो यहाँ पे भी आपकी आर्ट और साइंस इंटरलिंक नहीं है। थर्ड है प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया क्लास में, प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया, उसी के ऊपर आपने एक पोर्टफोलियो तैयार किया। तो दैट इज ट्रू, यहाँ पे साइंस और आर्ट्स दोनों को ही हम यूज कर रहे हैं। आर्ट्स भी यूज कर रहे हैं जहाँ पे आप पिक्चर्स का यूज करेंगे, डायग्राम का, मॉडल्स का यूज कर रहे हो उस चीज को, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को शो करने के लिए, है ना। तो प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो दोनों में ही साइंस और आर्ट्स का यूज हो रहा है, और ये आपका राइट आंसर होगा। उसके अलावा जो एनेक्डोटल है, जर्नल राइटिंग है, यहाँ पे तो सिर्फ आप राइटिंग एक्सपीरियंस को शो कर रहे हो, ना कि साइंस और आर्ट्स को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परियोजनाओं और पोर्टफोलियो द्वारा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है वो हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेचर ऑफ साइंस।
कौन सा एक स्टेटमेंट सत्य है नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड? फर्स्ट है साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चर कॉन्टेक्स्ट। ऐसा तो नहीं है। जब हमने नेचर ऑफ साइंस पढ़ा था, जब मैंने पिछली क्लास में भी आपको नेचर ऑफ साइंस की इमेज दिखाई थी, तो उसमें हमने देखा था कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट तो अफेक्ट करती है साइंस को, तो ये कहना सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही नहीं है। सेकेंड है देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मैथड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कोई एक सिंगल पर्टिकुलर साइंटिफिक मैथड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स को यूज किया जाता है एज पर एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन यूज करेंगे, क्वेश्चनिंग यूज करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन यूज करेंगे, हाइपोथेसिस यूज करेंगे, एनालाइजिंग होगी, कंक्लूजन होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स होते हैं, तो ये कहना सही है कि देयर इज नो सिंगल साइंटिफिक मैथड, दिस इज ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए तो गलत है और बी जो है वो सही है। चलिए, ये नेचर ऑफ साइंस, नेचर जो साइंस का नेचर है वो कैसा होता है, ये प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था और मैंने आपको ये भी कहा था हर क्लास में आपको 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, मिलेंगे ही मिलेंगे नेचर ऑफ साइंस से रिलेटेड। तो देखो नेचर ऑफ साइंस में, नेचर ऑफ साइंस कैसी होनी चाहिए, एम्पेरिकल होनी चाहिए, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, और हमारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होती है। एविडेंस जो है हमारे पास उसके ऊपर बेस्ड होती है। उसके अलावा टेंटेटिव होती है, टेंटेटिव नेचर की है, डायनामिक नेचर की है, इट इज नॉट फिक्स्ड। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी कर दी तो बस लाइफ टाइम उसी को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरीज की। तो साइंस क्या है, टेंटेटिव नेचर की है, फिक्स नहीं है कि एक साइंटिस्ट ने जो डिस्कवर कर दिया वही हम लाइफ टाइम यूज करेंगे। जब उसको नए एविडेंस मिलेंगे तो नई नई चीजें जो है हमें देखने को मिलेंगी। थर्ड है सब्जेक्टिव नेचर। देखो हर पर्सन का अपना ओपिनियन हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। हो सकता है क्लास में आपने जो चीज पढ़ाई उस पर्टिकुलर टॉपिक से लेके जितने भी बच्चे हैं उनका जो सोचना है वो अलग अलग हो सकता है ना, इंटरप्रिटेशन सबका अलग हो सकता है। तो यस इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्रिएटिव, ऑफ कोर्स साइंस इज क्रिएटिव इन नेचर। वैल्यू लेडन, मतलब साइंस में वैल्यूज का भी ध्यान रखा जाता है, एथिकल वैल्यूज, मोरल वैल्यू, सोशल और कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा सोशली और कल्चरली जो है चीजें एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इसके ऊपर बेस्ड अभी क्वेश्चन भी किया है आपने पीछे। इसके अलावा है थ्योरी लेडन, जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो प्रीवियस थ्योरी जो हमने पढ़ी है उससे रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो ऑब्जर्वेशन है, हम कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दैट ऑब्जर्वेशन इज, जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनके ऊपर बेस्ड होती है हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। वी फॉर एग्जांपल इस फ्लास्क में हम कुछ देख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थ्योरी ऑफ लाइट। उसके अलावा पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस का मतलब होता है सिंपल एक्सप्लेनेशन को चूज करना इंस्टेड ऑफ डिफिकल्ट एक्सप्लेनेशन। रिप्रोड्यूसिबल होती है, मतलब किसी एक साइंटिस्ट ने अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे काम किया है तो कोई और साइंटिस्ट भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे काम करके उसको, उसका जो रिजल्ट है वो प्रोड्यूस कर सकता है। 10th है इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन भी हो, उसके अलावा क्वेश्चनिंग भी हो, आपकी हाइपोथेसिस एक्सप्लोरेशन बेस्ड हो, एंड फिर आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगी। उसके अलावा फिर उसी के बेस पे आप क्या करोगे, कंक्लूजन निकालोगे, मतलब जो चीजें हैं उनको आप एक्सप्लोर करोगे। तो इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए साइंस, नेचर ऑफ साइंस। तो ये नेचर ऑफ साइंस के कुछ स्टेप्स हैं, 10 स्टेप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन पूछा था ना, सोशली और कल्चरली जो है चीजें अफेक्ट करती हैं। हाँ, इसी क्वेश्चन में तो एक्चुअली कि साइंटिफिक आइडियाज आर नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये कहना सही नहीं है, क्योंकि साइंस और सोसाइटी सोशली और कल्चरली दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये कहना सही नहीं है कि साइंस के जो साइंटिफिक आइडियाज है नॉट अफेक्टेड बाय कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये तो हो गया नेचर ऑफ साइंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ग्रुप हैव वेरियस आइडियाज व्हिच मे बी डिफरेंट फ्रॉम साइंस कॉन्सेप्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग दीज आइडियाज। ये क्लास में जो जितने बच्चे हैं ना, जो भी, तो हर बच्चे का अपना एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है, मतलब मिसकॉन्सेप्शन की बात हो रही है जनरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो आपके जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं उनसे रिलेटेड कौन सी चीज है जो सही है। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं दे आर यूजुअली स्टेबल। यस, ये कहना सही है कि ये धारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं, इतना ईजी नहीं होता उनको चेंज करना। सेकेंड है दे आर फॉर्म ड्यू टू ऑब्जर्वेबल फिनोमिना, ऑब्जर्वेशन के बेस पे उन्होंने उनकी जो धारणाएं हैं ये बनी होती हैं। दे टेंड टू फॉलो सिमिलर डेवलपमेंट पैटर्न, तो ये कहना कि ये समान विकासात्मक प्रतिरूप का पालन करती हैं इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ है दे आर इजी टू मॉडिफाई, तो इतना इजी नहीं होता इन मिसकंसेप्शंस को मॉडिफाई करना। यस, मॉडिफाई कर सकते हैं बट इतना इजी नहीं है। इनको मॉडिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और डेमोन्स्ट्रेशन, बट इतना इजी नहीं होता। फोर्थ है दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक, ये डोमेन स्पेसिफिक होती है, मतलब जरूरी नहीं अगर एसएसटी में उसको
मिसकंसेप्शन है, एसएसटी के किसी पर्टिकुलर टॉपिक में मिसकंसेप्शन है, तो साइंस में भी मिसकंसेप्शन होगा। तो ये कोई डोमेन्स, दे आर ऑफन डोमेन स्पेसिफिक, ये पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड ही होती है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे उसको जो है मिसकंसेप्शंस होंगे। तो ये भी सही है। क्या सही नहीं है? दे आर इजी टू मॉडिफाई, इनको इजिली हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां पे ए बी सी और ई ऑप्शन सही है, बट डी ऑप्शन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉज और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन। देखो नेचर ऑफ साइंस से क्वेश्चन फिक्स्ड है, लॉज और थ्योरी से क्वेश्चन फिक्स्ड है, इन्फेरेंस एंड कंक्लूजन से क्वेश्चन फिक्स्ड है। कुछ कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन फिक्स्ड है ही है। अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से टॉपिक है जहां से एग्जामिनर ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज एंड थ्योरीज इन साइंस। 3 स्टेटमेंट आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉज आर जनरलाइजेशन स्टेटमेंट वेयर एज थ्योरीज आर एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि जो नियम होते हैं वो सामान्यकरण कथन है, जबकि सिद्धांत जो है वो व्याख्या होती है। तो यस, दिस इज ट्रू। लॉज एक जनरलाइजेशन स्टेटमेंट होती है और थ्योरीज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है, ये सही है। सेकंड है लॉज आर वेरी ओल्ड एंड थ्योरीज आर कंटेम्प्रेरी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लॉज पुराने होते हैं और थ्योरीज नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड है लॉज कैन नॉट बी चेंज वेयर एज थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। नियम बदले नहीं जा सकते, सिद्धांत परिवर्तन के अधीन है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉज और थ्योरीज को टाइमली मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये कहना सही नहीं है कि दे लॉज कैन नॉट बी चेंज्ड वेयर थ्योरीज आर सब्जेक्ट टू चेंज। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो सही है और S2 और S3 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 में आपका राइट आंसर दिया है, S1 इज ट्रू, S2 एंड S3 आर फॉल्स। अब लॉज और थ्योरीज में क्या मेन डिफरेंस है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो लॉज क्या होते हैं, लॉज में बताया जाता है व्हाट हैपन इन नेचर। व्हाट का आंसर दे रहा है वो लॉ है, जो पूरी स्टेटमेंट दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो पूरी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि व्हाई एंड हाउ इट हैपेंस, दैट इज थ्योरी। तो जनरली लॉ क्या होता है व्हाट हैपेंस, थ्योरी क्या होती है व्हाई एंड हाउ इट हैपेंस, एंड बोथ आर डिफरेंट। तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि लॉज के बाद थ्योरी बनी है, थ्योरी के बाद लॉ बनी, तो ऐसा कुछ नहीं है। लॉज और थ्योरीज दोनों ही डिफरेंट हैं। लॉज जो है इट इज बेस्ड ऑन रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस, एंड जो थ्योरीज हैं इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन। दे डू नॉट एक्सप्लेन कोज, ये कोज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन कौन दे रहा है, थ्योरी जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन देती है। ऑफन एक्सप्रेस्ड एज फॉर्मूला और रूल, एंड जो थ्योरीज हैं उसमें साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस होती हैं। क्लियर? उसके अलावा जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, उसका एक एग्जांपल है एटॉमिक थ्योरी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मतलब जितना आपने मास, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां पे आपने देखा है कि जितना कार्बन, जितनी क्वांटिटी में कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितनी मात्रा में जुड़े, उसी पे डिपेंड करता है हमारा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितनी बनेगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने रिएक्टेंट साइड में, इसको छोड़ो, यहाँ देखो रिएक्टेंट साइड में अगर आपने 4 ml सोल्यूशन लिया था तो प्रोडक्ट में जो सोल्यूशन बनेगा वो भी 4 ml ही बनेगा। ठीक है, तो दिस इज लॉ एंड दिस इज थ्योरी। क्या डिफरेंस है मेन? लॉ क्या है? लॉ है कि व्हाट हैपेंस इन नेचर, थ्योरी है व्हाई एंड हाउ इट हैपेंस। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने पढ़ा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितनी हमने रिएक्टेंट साइड में चीज ली है तो प्रोडक्ट साइड में भी हमें उतनी ही सेम चीज मिलेगी। ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थ्योरी में हमने देखा व्हाई एंड हाउ इट हैपेंस। एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, वो हमने देखे थ्योरी में। तो थ्योरी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है, लॉस में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वो जस्ट एक जनरल स्टेटमेंट होती है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों ही चीजें डिफरेंट है, लॉ अलग है, थ्योरी अलग है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। स्टेटमेंट 2 है हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट अ लो टेम्परेचर। आपको बताना है कौन सा इन्फेरेंस है यहाँ पे और कौन सा ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जहां पे अपने सेंसेस को यूज करके देखते हैं। सेंसेस को हम यूज कर, हमने देखा कि जो हीट है वो फ्लो करे, जब आपने पानी बॉयल करने रखा तो आपने देखा कि जो हीट है इट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू बॉडी एट लो टेम्परेचर। इस तरह से आपने पानी गर्म किया, नीचे ज्यादा हीट थी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ये मूव करेगा जो हीट होगी, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी जो स्टेटमेंट 2 है ये क्या है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये आपने ऑब्जर्व किया कि ऐसा होता है।
उसके अलावा नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा इन्फेरेंस है। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है कि भाई ऐसा होता है, और जो हम चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ हम सेंसेस को यूज कर रहे हैं, वो हमारी ऑब्जर्वेशन है। तो स्टेटमेंट 2 आपकी ऑब्जर्वेशन है, स्टेटमेंट 1 आपकी इन्फ्लुएंस है। एंड राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में S1 अनुमान है, S2 क्या है, एक अवलोकन है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस में? ऑब्जर्वेशन क्या है? इंफॉर्मेशन कलेक्टेड यूजिंग सेंसेस, जहां पे हम अपने सेंसेस को यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। इन्फ्लुएंस क्या है? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो हमने फाइनल कंक्लूजन तैयार किया, वो हमारी इन्फ्लुएंस है। डायरेक्ट होता है ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट होती है और फैक्चुअल होती है। डायरेक्ट है मतलब डायरेक्टली हम देख रहे हैं ना चीजों को, डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं। इन्फेरेंस जो है इनडायरेक्ट है, क्योंकि इन्फेरेंस डिपेंड करती है हमारी ऑब्जर्वेशन पे। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट इज एक्चुअली सीन और मेजर्ड, थिंकिंग और रीजनिंग पे डिपेंड करती है इन्फेरेंस। मोर सर्टेन होती है एंड इट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है स्काई इज डार्क एंड क्लाउडी। आपने ये ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने ये कंक्लूजन निकाला कि जो आसमान है डार्क और क्लाउडी है, इसका मतलब बारिश होने वाली है। ठीक है, आपने कंक्लूजन निकाला ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकेंड एग्जाम्पल है आइस इज मेल्टिंग इन द सन। आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे आपने बर्फ को बाहर रखा धूप में, तो आइस एकदम से मेल्ट होगी, इसका मतलब टेम्परेचर हाई है, क्योंकि हमें पता है हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, बर्फ जो है पिघल जाती है। तो ये हमारा कंक्लूजन होगा। तो इस तरह से ये डिफरेंस है ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन में, मतलब इन्फ्लुएंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन। देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं कन्वर्जेंट क्वेश्चन, एक होता है डाइवर्जेंट क्वेश्चन। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? डाइवर्जेंट क्वेश्चन डी से याद रखना, डी से डाइवर्जेंट, डी से दिशाओं में सोचना। जब हमारे पास ऑप्शन है, हम दिशाओं में, आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आप उसके ऊपर लिख रहे हो, आपको बोल दिया गया कि पॉल्यूशन के ऊपर आप एक टॉपिक लिखो, तो आप क्या करोगे, वो आप उसके बारे में जितना भी आपको पता है, आपका दिमाग चारों दिशाओं में दौड़ेगा और पर्टिकुलर जो जो आपको पता होगा वो आप लिख दोगे। दैट इज डाइवर्जेंट क्वेश्चन, जब हमारा दिमाग दिशाओं में सोचता है। कन्वर्जेंट क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा सोचने का नहीं चांस नहीं है, आपका वन वर्ड में आंसर देना है, दैट इज कन्वर्जेंट क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट क्वेश्चन? कौन सा प्रश्न अपसारी है? फर्स्ट है व्हाट वुड हैपन टू ग्रेविटी इफ द साइज ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड टू हाफ। तो ये तो आप एक नंबर में वन वर्ड में आंसर दे दोगे, ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं है। व्हाई डज अ बॉल थ्रोन अप कम्स डाउन? बॉल को ऊपर फेंकते तो नीचे क्यों आ जाती है? ग्रेविटी की वजह से आ जाती है। इसमें आपने कहा अपना दिमाग ज्यादा चलाया, ये तो कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, आपने मतलब वन वर्ड में आपने आंसर कर दिया। थर्ड है व्हाट इफ देयर वाज नो ग्रेविटी ऑन द अर्थ, कि अर्थ पे अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो आप क्या करोगे? अब यहाँ पे आप जो है दिशाओं में सोचोगे, अपने पॉइंट्स जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब आप लिख दोगे, है ना। तो यहाँ पे आप अपने आप से एक पैसेज, लंबा चौड़ा पैसेज आप लिख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे आप दिशाओं में सोच के उसके बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हो। फोर्थ है हाउ डज ग्रेविटी वेरी विद द एल्टीट्यूड, ये भी आपका कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3, जहाँ पे ये है क्वेश्चन दिया है कि क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, ये हमारा डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। क्या डिफरेंस होता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में? अभी मैंने बताया, कन्वर्जेंट क्वेश्चन एक करेक्ट आंसर होगा, जैसे आपके एमसीक्यू जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है, या वन वर्ड जो आप आंसर दे रहे हो वो आपके कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन में मल्टीपल पॉसिबल आंसर्स, प्रॉपर लंबी चौड़ी आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। उसके लिए अलावा इट रिक्वायर लॉजिकल एंड फोकस थिंकिंग, इट रिक्वायर्स क्रिएटिव एंड ओपन थिंकिंग। जो कन्वर्जेंट क्वेश्चन है इनको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, सी से कन्वर्जेंट, सी से क्लोज एंडेड। डाइवर्जेंट क्वेश्चन को ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। लिमिटेड स्कोप होता है, इसे हम ब्रॉड स्कोप होता है। इजी टू वैल्यूएट, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होती है। जैसे एग्जांपल है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। अब इंडिया की कैपिटल वन वर्ड में बता दो, ये दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन, तो यहाँ पे आप लंबा चौड़ा जो चिट्ठा लिख सकते हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तैयार कर सकते हो, तो ये हमारा डाइवर्जेंट क्वेश्चन है। एक और एग्जाम्पल है, जैसे 2+2 कितना होता है, 4, ये क्या है, कन्वर्जेंट क्वेश्चन है। डाइवर्जेंट क्वेश्चन होगा व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर, ये क्या हो गया, एक डाइवर्जेंट क्वेश्चन हो गया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट क्वेश्चन एंड डाइवर्जेंट क्वेश्चन? आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड आई बिलीव कि ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन आपकी आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज वुड सपोर्ट इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग?
निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण का समर्थन करेगी? तो कहाँ पे इंक्वायरी ओरिएंटेड टीचिंग हो रही है, कहाँ पे बच्चा जो है ज्यादा एक्टिव है और क्रिएटिव थिंकिंग को यूज कर रहा है, लॉजिकल थिंकिंग का यूज कर रहा है? इन चार ऑप्शन में से फर्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट वेट। वो तो आपने पढ़ रखा है, तो आप लिख दोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अपरेंट वेट। यहाँ पे इंक्वायरी ओरिएंटेड या एक्टिविटी कहाँ हुई है, एक्टिविटी बेस्ड तो नहीं हुआ ये। सेकेंड है डिफाइन एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको भी आप डिफाइन कर दोगे। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिंग द लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, तो यहाँ पे भी कहाँ बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी सही नहीं है। फोर्थ है एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज, आपने क्या किया, कुछ चीजें दे दी और बच्चों को फ्लोटिंग और सिंकिंग एक्टिविटी कराने को कहा कि देखो कौन सी चीज जो है फ्लोट कर रही है बच्चों और कौन सी चीज जो है सिंक कर रही है, तो बच्चे जो है ऑब्जर्व करेंगे, है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कि कौन सी चीज फ्लोट कर रही है, कौन सी सिंक कर रही है। अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो अपनी हाइपोथेसिस, अपनी एक्सप्लेनेशन तैयार करेंगे। तो ये तो हो गई आपकी इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। ऑप्शन नंबर 4 जो है जहां पे इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग हो रही है, जांच पड़ताल उन्मुख विज्ञान शिक्षण हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग क्या होती है? इट इज अ टीचिंग अप्रोच इन विच स्टूडेंट लर्न साइंस बाय आस्किंग क्वेश्चंस, इन्वेस्टिगेटिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड डिस्कवरिंग कॉन्सेप्ट देमसेल्व्स इंस्टेड ऑफ ओनली मेमोराइजिंग फैक्ट। रटने के बजाय बच्चा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है चीजों को। दैट इज इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ टेलिंग स्टूडेंट्स प्लांट नीड सनलाइट टू ग्रो, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू ग्रो 2 प्लांट्स। डायरेक्ट बच्चों को आंसर बताने से अच्छा है कि बच्चा टीचर क्या करे, बच्चों को कहे कि 2 प्लांट्स आप ग्रो करो, एक सनलाइट में ग्रो करो, एक शेड में ग्रो करो, एंड लेट देम ऑब्जर्व ग्रो डिफरेंस। और बच्चे क्या करेंगे, अपने दोनों की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, अपने ऑब्जर्वेशन को यूज करेंगे, अपनी एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे, हाइपोथेसिस तैयार करेंगे एंड उसके बेसिस पे वो एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे। स्टूडेंट देमसेल्फ कंक्लूड द कॉन्सेप्ट। तो ये तो होगी आपकी इंक्वायरी ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। ठीक है, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होंगी। ऐसा तो नहीं ना सिर के ऊपर से चीजें जा रही हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अगर मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं कुछ चेंजेस कर लूंगी। बाकी आपको कैसी लगी क्लास आप मुझे कमेंट करके बता देना, एंड मतलब बता देना, मर्जी है आपकी, बताना होगा बता देना, वैसे आप बताते तो कुछ नहीं हो मुझे पता है, बट फिर भी मन करे तो बता देना। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। और चलिए, क्लास कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, फोर्स नहीं करूंगी, बट हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अभी तो हम साइंस ही डील कर रहे हैं, बट अब मैं प्लान कर रही हूँ कि मैथ्स की क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट की जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।